गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम 11th कॉमर्स और सीए फाउंडेशन के लिए अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। उसमें हम अकाउंटिंग टर्म्स हमने स्टार्ट की थी। हमने लास्ट क्लास में करंट असेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है इस बुक में, डी के गोल सर की बुक से आप पढ़ रहे हैं, फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट। अब व्हाट डू यू मीन बाय फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट? वैसे प्रैक्टिकली तो इसका यूज़ अब नहीं है जब आप कंपनीज की बात करेंगे, पर थ्योरी में इसका कॉन्सेप्ट दे रखा है तो आप समझ लेते हैं। जैसे सपोज आप कोई कंपनी है, उसने एक एडवर्टीजमेंट बनाया, कोई भी कंपनी का आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। सपोज लक्स एक प्रोडक्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, उसने एक एडवर्टीजमेंट बनाया और जब भी ये एडवर्टीजमेंट बनाती है लक्स या एचयूएल, तो किसी फेमस एक्टर को ही हायर करती है, एक्ट्रेस को, उस एड के लिए। तो ये जो एड बनाया कंपनी ने, इस एड को बनाने में खर्चा हुआ 50 करोड़ का। सपोज 50 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ, आपका खर्चा हुआ कंपनी का। अब ये जो ऐड कंपनी ने बनाया है, कंपनी इसका एस्टिमेशन लगाएगी कि इस ऐड का हमें फ़ायदा कब तक मिलेगा। तो एज पर मैनेजमेंट इस ऐड का जो फ़ायदा है 5 साल ये टीवी पे दिखाया जाएगा, 5 साल तक इस ऐड का फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो आपने एक्सपेंस किया एक सिंगल ईयर का नहीं है, राइट। आपने किया भले एक साथ एक खर्चा, पर इसका जो बेनिफिट है आपको 5 साल तक मिलेगा। तो इसमें 5 का डिवाइड लग जाएगा, यानी हर साल 10 करोड़ का खर्चा माना जाएगा। वैसे खर्चा तो 50 करोड़ का हुआ है, आपने पेमेंट तो 50 करोड़ का किया उस एडवर्टीजमेंट एजेंसी को, पर बेनिफिट जो है 5 साल तक मिलेगा। तो एक तरह से हर साल का खर्चा 10 करोड़ हुआ, आपने डिवाइड कर दिया। तो 50 में से 10 करोड़, तो इस साल का खर्चा हमारा अभी 25-26 चल रहा है, 1 अप्रैल 26 से स्टार्ट हो गया, एंड होगा 31 मार्च 26 को, फाइनेंशियल ईयर आपका जो खत्म होगा। तो इस साल का खर्चा तो 10 करोड़ है, राइट। अब बाकी 4 साल का खर्चा नेक्स्ट ईयर जाएगा, 26, 27, फिर 27, 28, लाइक दैट। ऐसे 10-10 करोड़ हर साल के हिस्से में आएंगे। अब हम क्वेश्चन उठता है, इस साल का खर्चा 10 करोड़ है, तो बाकी जो 40 करोड़ बच गए, इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, राइट। आपने पढ़ा था असेट का मतलब कि ऐसा कोई भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं, कोई भी खर्चा करते हैं, जो कोई थिंग्स आप खरीदते हैं, कोई चीज़ आपके पोजीशन में जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलता है, जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, तो उसे आप असेट बोलते हैं। पर ये रियल में असेट नहीं है, राइट। ये तो आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि है तो एक खर्चे, पर आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, इससे हम इसे असेट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये फिक्टिशियस है, काल्पनिक, फिक्टिशियस, इसे बोलते हैं काल्पनिक संपत्ति। एक्चुअल में फिक्टिशियस एसेट क्या होती है? कोई पूछ रहे आपसे, फिक्टिशियस एसेट आर रियल टर्म्स में वो एसेट नहीं है। रियल टर्म्स में वो क्या होती हैं? एक्सपेंसेस होती हैं, पर उनका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलता है, यानी धीरे धीरे करके आप उन्हें राइट ऑफ करते हैं, उनका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे मिलता है। तो ऐसे एसेट को फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। तो वापस सुन लीजिए, फिक्टिशियस एसेट रियल टर्म्स में असेट नहीं होती हैं। रियल टर्म्स में ये एक्सपेंसेस होते हैं, और आप इन्हें धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं, क्योंकि एक साल का खर्चा नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का एक्सपेंसेस है, तो उन्हें स्प्रेड किया जाता है, बांटा जाता है उन डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में। तो ऐसे एसेट को फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। प्रैक्टिकली आप ऐसा नहीं होता है, आप किसी भी खर्चे को धीरे धीरे करके राइट ऑफ नहीं करते हैं। जब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अमेंडमेंट हुए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं हम आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसी तरह आपको लॉस हो गया, किसी साल लॉस भी हो जाता है बिजनेस में, राइट। आपका सेल कम हुई और आपके एक्सपेंस ज़्यादा हैं, तो लॉस हो गया, राइट। तो उस लॉस को भी अकाउंट इसके इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लॉस को धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं, हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे आपको लॉस हो गया 10 करोड़ का, अब ये जो लॉस है ये कोई असेट थोड़ी है, ये तो नुकसान हो गया, पर अकाउंट बोलती है कि इसे आप धीरे धीरे करके राइट ऑफ करिए, नेक्स्ट ईयर ले जाइए इस लॉस को। तो नेक्स्ट ईयर जाएगा, 25-26 का लॉस है, तो 26-27 में जाएगा। जब प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से इस लॉस को सेट ऑफ करिए। तो जब तक ये लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाता, इसे फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक, वैसे ही एसेट नहीं, ये लॉस है, पर आप धीरे धीरे करके इसे राइट ऑफ कर रहे हैं। तो रियल टर्म में फिक्टिशियस एसेट या तो लॉस होंगे या एक्सपेंसेस होंगे, जिन्हें आप फ्यूचर में धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं इसका मीनिंग। फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट, नॉमिनल और फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक। दीज आर द एसेट विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश, जो कैश में तो कन्वर्ट नहीं होंगी, और कैन बी डिराइव्ड और फॉर नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव फ्रॉम दीज एसेट। इन एसेट से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, एक बार खर्चा हो गया, आपको बाद में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सच एसेट इंक्लूड डेबिट बैलेंस और पीएन अकाउंट। ये डेबिट बैलेंस पीएन अकाउंट का लॉस ही होता है। अब कब डेबिट बैलेंस कब मानेंगे, क्रेडिट बैलेंस कब मानेंगे, ये जब हम अकाउंटिंग रूल पढ़ेंगे,
डेबिट क्रेडिट के तब कंसिडर करेंगे। एंड द एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटन ऑफ, ऐसा खर्चा जो भी पूरी तरह से घटाया नहीं गया है। जैसे एडवर्टीजमेंट हुआ था, अभी एग्जांपल समझाया था 50 करोड़, पर आपने 10 करोड़ ही घटाया था, प्रॉफिट में से 40 करोड़ नेक्स्ट ईयर जाएंगे, 10-10 करोड़ हर साल के प्रॉफिट में से घटेंगे। तो ऐसा खर्चा जो अभी नहीं घटाएगा, रिटन ऑफ मतलब घटाना, राइट ऑफ करने का मतलब होता है अकाउंट्स में कि जब किसी एक्सपेंस को या लॉस को आप प्रॉफिट में से, इनकम में से डिडक्ट करते हैं तो उसे राइट ऑफ करना बोलते हैं। सच एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गया जैसे। दीज असेट आर नॉट रियली असेट, ये वास्तव में तो कोई असेट नहीं होती है, बट आर शोन ऑन द asset side only for transferring them to P&L account gradually over a period of time। P&L account मतलब जब प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन होती है तो एक अकाउंट बनता है P&L अकाउंट, उसमें आप धीरे धीरे करके उस खर्चे को ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे करके उस खर्चे को ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो खर्चा धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए बुक्स में, तो उसे आप फिक्टिशियस असेट बोलते हैं। तो फिक्टिशियस असेट रियल में कोई असेट नहीं होती हैं, रियल में वो एक्सपेंसेस ही होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, पर आप उन्हें एक साथ P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, उन्हें धीरे धीरे करके राइट ऑफ किया जाता है, तो उन असेट को फिक्टिशियस असेट बोलते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन होता है एक साथ क्यों नहीं ट्रांसफर करते, क्योंकि वो एक साल का खर्चा नहीं है, वो डिफरेंट ईयर का खर्चा है, तो उन्हें हम स्प्रेड ओवर करते हैं, डिफरेंट ईयर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कैपिटल रिसिट एंड रेवेन्यू रिसिट, इसे भी समझ लेते हैं। रिसिट मतलब प्राप्ति, पैसा आ रहा है उसे आप रिसिट बोलते हैं, राइट? रिसिट। रिसिट्स आर डिवाइड इनटू टू कैटेगरी इन अकाउंट, एक होती है कैपिटल रिसिट और एक होती है रेवेन्यू रिसिट। अब रिसिट का मतलब तो हो गया कि पैसे का आना, उसे आप रिसिट बोलते हैं, रिसिप्ट हुआ आपको, राइट? अब कैपिटल और रेवेन्यू में क्यों बांटा गया है, तो और व्हाट डू मीन बाय कैपिटल रिसिट एंड रेवेन्यू रिसिट वो समझते हैं। रेवेन्यू रिसिट मतलब ऐसी कोई भी रिसिट जो आपका डे टू डे पर्पज से हो रही है। जैसे आपका कपड़े का बिजनेस है तो आप कपड़ा बेचेंगे, राइट? कपड़ा बेचने पे जो पैसा आएगा उसे रेवेन्यू रिसिट बोलेंगे, यानी जो डे टू डे एक्टिविटी से पैसा मिलता है जिसके लिए आपने बिजनेस ओपन किया है वो तो रेवेन्यू रिसिट हो गया। कैपिटल रिसिट मतलब अदर देन रेवेन्यू एक्टिविटी के अलावा, ये तो रेवेन्यू एक्टिविटी थी जो आप डे टू डे कर रहे हैं, उसके अलावा कोई और एक्टिविटी से आपको पैसा आता है तो वो कैपिटल रिसिट बोला जाता है। जैसे आपने लोन लिया बैंक से, तो लोन लेने के लिए थोड़ी बिजनेस खोला है आपने, राइट? लोन लिया तो ये कैपिटल रिसिट है, ठीक है? आपने कोई लोन लिया उससे कैपिटल रिसिट। इससे तो कोई फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट आपने पढ़ी थी, ऐसी एसेट जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदी गई है, जिसे बेचने के मोटिव से नहीं खरीदा, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, और आप ये बेचते हैं, इसको बेचने पे जो पैसा आता है वो कैपिटल रिसिट होता है। अब जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो रेवेन्यू रिसिट के बेस पे होता है, क्योंकि ये तो कभी कभी होंगी चीज़ें, राइट? पर आपका जो एक्चुअल बिजनेस है, आपने जैसे कपड़े का बिजनेस खोला है तो कपड़ा बेचने के लिए खोला है, राइट? तो उससे जो प्रॉफिट होगा वो रेवेन्यू रिसिट है, और जो अदर देन रेवेन्यू रिसिट होती है वो कैपिटल रिसिट होती हैं। अब दो कैटेगरी में इसलिए बांटा गया है क्योंकि प्रॉफिट और लॉस रेवेन्यू रिसिट के बेस पे कैलकुलेट होता है, क्योंकि ये तो कभी कभी होगा। लोन को कोई इनकम नहीं बोल सकते अपना, लोन लेना कोई इनकम नहीं हो तो लायबिलिटी है, क्योंकि आपको पे करना होगा। फिक्स एसेट बेचने पे जो पैसा आया उससे आपकी फिक्स एसेट कम हो जाएंगी, राइट? और जो प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट भी कैपिटल प्रॉफिट होगा, भी आप पढ़ेंगे। प्रॉफिट्स भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट, उसे भी ये समझ लेते हैं। जो डे टू डे एक्टिविटी से आता है पैसा, उससे जो प्रॉफिट होता है वो तो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट हो जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट्स। रिसिट और प्रॉफिट में फ़र्क है। रिसिट तो ग्रॉस की बात कर रहा है, जैसे मैंने 10 करोड़ का कपड़ा बेचा, मेरा कपड़े का बिजनेस है, और मैं 8 करोड़ में खरीद के लाया था कपड़ा, तो 2 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। और जो रिसिट है वो 10 करोड़ बेचने पे मिला है पैसा, ये 10 करोड़ को रेवेन्यू रिसिट बोलेंगे। तो रिसिट का मतलब तो ग्रॉस रिसिट है, ग्रॉस मतलब घटाने से पहले, खर्चे घटाने से पहले जो पैसा आया उसे आप रिसिट बोलेंगे, और जो डे टू डे एक्टिविटीज से आ रहा है वो तो रेवेन्यू रिसिट हुआ। और जो प्रॉफिट हुआ, जो 10 करोड़ का कपड़ा बेचा आपने, 8 करोड़ में खरीदा था, कॉस्ट 8 करोड़ थी, तो जो 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ। जो डे टू डे एक्टिविटीज से आपको प्रॉफिट हो रहा है वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। इसी तरह कोई फिक्स एसेट थी जो आपने 100 करोड़ की परचेज की थी, अब आपने उसे 120 करोड़ में सेल कर दिया, तो 20 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ उसे बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। ये 120 करोड़ को तो कैपिटल रिसिट बोलेंगे, जो बेचने पे पैसा आया उसे वो तो बोलेंगे कैपिटल रिसिट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदी गई थी, आपका डे टू डे का बिजनेस नहीं है एसेट बेचना, तो बेचने पे जो पैसा है उसे कैपिटल रिसिट बोलेंगे, और जो प्रॉफिट हुआ उसे बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। तो जो रेवेन्यू प्रॉफिट होते हैं ये तो P&L अकाउंट में जाएंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, अभी आप पढ़ेंगे आगे जाके कि एक अकाउंट बनाया जाता है ईयर एंड में जिसमें एक्सपेंसेस और लॉसेस को और इनकम को लिखा जाता है। तो रेवेन्यू इनकम्स जो होती हैं वो P&L में जाती हैं, और जो कैपिटल रिसिट्स होती हैं, उससे आपकी एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो हम इन्हें अब डिस्कस करेंगे। कैपिटल रिसिट एंड रेवेन्यू रिसिट। कैपिटल रिसिट मतलब जो अदर देन डे टू डे एक्टिविटी से जो पैसा आता है वो कैपिटल रिसिट, और जो डे टू डे एक्टिविटी से पैसा आता है बिजनेस में वो रेवेन्यू रिसिट। It is also necessary to make a proper distinction between capital receipt and revenue receipt. इन दोनों में डिफरेंस करना ज़रूरी है because the revenue receipt are shown on the credit side of trading and P&L account, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसको उसमें दिखाई जाती है डे टू डे की एक्टिविटी से जो पैसा आ रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप P&L और ट्रेडिंग हायर क्लासेस में आफ्टर 12th ट्रेडिंग और P&L एक ही बात होती है, ठीक है। वेयर एज द कैपिटल रिसिट आर शोन इन द बैलेंस शीट। जो कैपिटल रिसिट आती है वो बैलेंस शीट में शो होती हैं, उनसे इधर एज इंक्रीज इन लायबिलिटी, या तो उनसे लायबिलिटी बढ़ती है, जैसे लोन लिया बैंक से तो पैसा आया, तो वो रेवेन्यू रिसिट तो नहीं है, वो डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट तो नहीं है, तो जो पैसा है उससे लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और एज रिडक्शन वैल्यू ऑफ असेट, या उनसे वैल्यू ऑफ असेट रिड्यूस होती है। जैसे कोई फिक्स असेट आपने बेच दी तो आपके पास कैपिटल रिसिट आया पर असेट तो कम हो गई, राइट। तो जो कैपिटल रिसिट होती है या तो उनसे लायबिलिटी इंक्रीज होती है या असेट रिड्यूस होती है, और जो डे टू डे एक्टिविटी से पैसा आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिट आर अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट बेचने से जो पैसा आया आप उसे कैपिटल रिसिट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब पहले बताया था, हायर इनकम मतलब एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए आप अपने पैसे को कहीं लगाते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टमेंट, टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम। भाई इनकम तो हो ही रही है, वो पैसा अगर मैं बिजनेस में लगाऊं तो बढ़ेगा, पर मेरे को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए, नॉर्मल से ज़्यादा इनकम कमाने के लिए जब आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, अब वो शेयर भी हो सकता है, वो गोल्ड भी हो सकता है, कोई लैंड भी हो सकती है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम, तो उसे आप इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय प्रॉपराइटर, मालिक जो पैसा लेके आए, कैपिटल आप पढ़ चुके हैं। ऑनर जो पैसा लगाता है बिजनेस में उसमें आप कैपिटल बोलते हैं। पार्टनर और मनी ऑब्टेन फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, यानी कोई पैसा लेके आई कंपनी शेयर और डिवेंचर इशू करके तो उसे बोलते हैं। डिवेंचर और शेयर तो अगर कंपनी इशू करती है तो वो ऑनर को इशू करती है। ऑनर जब पैसा देते हैं कंपनी को तो कंपनी उन्हें एक रिसिट देती है, एक सबूत देती है कि हाँ कंपनी ने इतना पैसा लिया, तो वो शेयर कहलाते हैं। डिवेंचर एक लोन होता है, जब कंपनी पब्लिक को एक सर्टिफिकेट देती है, पब्लिक से लोन लेती है। जैसे टाटा कंपनी है वो लोन ले रही है पब्लिक से, यानी मेरे से आपसे किसी से भी, तो आपको एक रिसिट देगी कि हाँ हमने आपसे लोन लिया है, और एक सर्टेन पीरियड बाद वो पैसा आपका वापस कर देगी विद इंटरेस्ट, तो उसे डिवेंचर बोलते हैं। डिवेंचर लोन लेने के लिए कंपनी इशू करती है मार्केट में। और शेयर, अगर आप ऑनर हैं किसी कंपनी के तो आप शेयर खरीदेंगे तो आपको कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा, तो उसे शेयर बोला जाता है। वैसे इनका डिफरेंस आगे भी आएगा जब आप 12th क्लास में आएंगे, तो एक अलग से चैप्टर आएगा कंपनी, पर इन दोनों में डिफरेंस समझ लें। शेयर जिसके पास होते हैं वो शेयर होल्डर होता है, वो कंपनी का ऑनर होता है, वो मीटिंग्स में आता है, उसके पास वोटिंग राइट होते हैं, वो अपने डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकता है कंपनी की। पर अगर आपके पास किसी कंपनी के डिवेंचर है तो डिवेंचर का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, यानी कंपनी ने आपसे लोन लिया, एक्नॉलेजमेंट मतलब रिसिट दी है, उसके बेस पे आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि प्रूफ होता है कंपनी ने आपसे लोन लिया है, और एक टाइम पीरियड बाद आपका पैसा लौटा दिया जाता है। और जब तक पैसा नहीं लौटाया जाता कंपनी उस पर इंटरेस्ट देती है। अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ लोन, अगर आपने किसी से लोन लिया है तो जो पैसा है उसे कैपिटल रिसिट बोलते हैं। रेवेन्यू रिसिट, मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, अगर सामान बेचने पे जो पैसा आता है उसे आप रेवेन्यू रिसिट बोलते हैं। गुड्स मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी में खरीदा और बेचा जाता है उसे अकाउंट्स में गुड्स भी बोलते हैं। कमीशन इन फी रिसीव फ्रॉम सर्विस रेंडर, अगर आपका कोई सर्विस देने का काम है, जैसे आप कंसल्टेंसी देते हैं या आप ब्रोकर हैं, तो आपको जो कमीशन या फीस मिल रही है वो रेवेन्यू है, क्योंकि आपका डे टू डे का काम है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, और कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया तो ऑब्वियसली उसमें इंटरेस्ट और डिविडेंड तो मिलेगा ही। इंटरेस्ट, अगर आपने किसी को लोन दिया है, डिवेंचर खरीदे हैं किसी कंपनी के, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। डिविडेंड मतलब शेयर पे जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। जब अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो प्रॉफिट जो बच जाता है टैक्स देने के बाद, तो वो कंपनी अपने अगर शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिविडेंड मतलब अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी अमंग द शेयर होल्डर। जब कोई कंपनी प्रॉफिट का अमाउंट अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसे डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड शेयर पे रिटर्न है, रिटर्न मतलब जो मिलता है, और डिवेंचर पे जो मिलता है उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एक वर्ड होता है एक्सपेंडिचर, अब इसे भी समझ लेते हैं।
एक्सपेंडिचर वर्सेस एक्सपेंसेस, और एक वर्ड होता है एक्सपेंसेस। अब इनमें क्या फ़र्क है? एक्सपेंडिचर एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, एक बड़ा शब्द है जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएंगे, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट थी, ऐसे ही एक्सपेंसेस यानी खर्चों को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर? ऐसा कोई भी खर्चा जो 1 साल से ज़्यादा के लिए किया है कंपनी ने, जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलेगा, तो ऐसे खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे लैंड खरीदी है कंपनी ने, ज़मीन, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, एटसेट्रा, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंसिव मतलब जो डे टू डे की एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, जिनका बेनिफिट आपको 1 साल में मिल जाएगा, ऐसे खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की आपने महीने, तो बिल आया, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। रेंट पे कर रहे हैं हर महीने, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हुआ, क्योंकि ये खर्चे बिजनेस को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। ये खर्चे तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहे हैं, आपको 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट दे रहे हैं, और ये खर्चे विद इन 1 ईयर आपको बेनिफिट देंगे, और ये बिजनेस मेंटेन करने के लिए किए जा रहे हैं। जैसे सैलरी देना एम्प्लॉय को, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, ये सब कौन से रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन होता है दो कैटेगरी में क्यों बांटा गया है? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस तो एक P&L अकाउंट बनता है ईयर के एंड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं ताकि पता चल जाए कि 1 साल की इनकम कितनी है और 1 साल के एक्सपेंस कितने हैं। 1 साल की इनकम भी P&L अकाउंट में ट्रांसफर होती है कि ड्यूरिंग द 1 ईयर आपने जो जो कमाया, रेवेन्यू रिसिट, रेवेन्यू इनकम, वो P&L में आती है, और जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो लिखते हैं। फिर हमें पता चल जाता है कि 1 साल की हमारी इनकम ये थी और 1 साल के हमारे खर्चे ये थे, तो अगर इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, लॉस अगर इनकम कम है तो लॉस होगा। पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते, क्योंकि ये तो 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट दे रहे हैं, तो इन्हें बैलेंस शीट में लिखा जाता है। बैलेंस शीट भी आपको पढ़ाया था, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है बैलेंस शीट, जिसमें आप एक साइड लिखते हैं लायबिलिटी और एक साइड लिखते हैं असेट, यानी आपके पोजीशन में जो जो चीज़ें हैं वो तो असेट हो गई, जो जो आपको पे करना है लायबिलिटी। तो जो लैंड बिल्डिंग है ये P&L में ट्रांसफ़र नहीं होती है, इन्हें आप बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं, और जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो P&L में ट्रांसफ़र होते हैं, एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस केवल बात करता है एक पर्टिकुलर पीरियड की। एक्सपेंडिचर में तो लॉन्ग टर्म खर्चे भी आ रहे हैं जो 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट दे रहे हैं, बट जब भी कोई एक्सपेंसेस वर्ड यूज कर रहा है वो एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, ठीक है, एम्प्लॉय को सैलरी देना, ये सब एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात करता है, और ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करता है, जबकि एक्सपेंडिचर में लॉन्ग ड्यूरेशन के एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं। क्लियर हो गया? अब पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर, एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, कैश को दे जा रहा है आपके पास से और ट्रांसफ़र हो रही है कोई प्रॉपर्टी, और इनकरिंग अ लायबिलिटी, आपको लायबिलिटी इनकर हो रही है, ऑफ एक्वायरिंग असेट, या तो आप कोई असेट खरीद रहे हैं या कोई गुड्स परचेज करें, गुड्स मतलब ऐसा कोई भी सामान जो डे टू डे पर्पज़ के लिए बिजनेस में खरीदा और बेचा जाता है, और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। इट मीन एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर द रिसिट ऑफ अ बेनिफिट, इस टर्म में एक्सपेंडिचर, यानी कोई भी बेनिफिट लेने के लिए आप खर्चा करते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, तो वो आपका एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर में बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसे हम डिस्कस करेंगे अभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एनी एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट, जो वैल्यू ऑफ फिक्स असेट खरीदे, लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, यानी जिस खर्चे का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एज सच द अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज और इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को लगाने पर, इरेक्ट करने पर, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर एटसेट्रा इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। सच एक्सपेंडिचर ईल्ड मतलब बेनिफिट देंगे, सच एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स आपको जनरेट करके देंगे, ईल्ड मतलब जनरेट करना, बेनिफिट्स जनरेट बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड एंड हेंस रिटन इन असेट, इन असेट के तौर पे लिखा जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स those expenditure which provide long term benefit, long term benefit means that is more than 1 year, तो उन एक्सपेंसेस को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जिनका बेनिफिट आपको सेम ईयर में मिल जाता है, जो बिजनेस को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं, ऐसे खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एनी एक्सपेंडिचर
द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज़ रिसीव ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी अप्रैल से मार्च आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड बोल लें या फाइनेंशियल बोल लें, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर मार्च में एंड होता है, तो जिनका बेनिफिट 1 साल के अंदर मिल जाता है। इस टर्म एज उन्हें बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बेचा उसकी लागत, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सेट्रा। एज सच ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड, मतलब लिखा जाता है ट्रेडिंग एंड पी एन अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पी एन एल एक ही बात होती है, प्रॉफिट एंड लॉस। Such expenditure does not result in an increase in the earning capacity of the business. इससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती है, बट only help in maintaining the existing earning capacity, पर इससे बिजनेस की कैपेसिटी मेंटेन रहती है। यानी ये करने ज़रूरी है। अगर आपको बिजनेस करना है तो खर्चे करने ही पड़ेंगे, रेंट तो देना ही पड़ेगा, किराए पे लिए बिल्डिंग, बिजली का बिल देना ही पड़ेगा, तो इनसे कोई इनकम अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही पर मेंटेन हो रही है। अगर आप नहीं देंगे तो बिजनेस लॉस में जाएगा, बंद करना पड़ेगा, बिल नहीं देंगे तो बिजली कट जाएगी, लाइक दैट। It also does not bring into existence an asset of an enduring nature, और इनसे खर्चों से कोई asset भी जनरेट नहीं होती कि भाई आपको enduring nature मतलब लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए कोई बेनिफिट मिलेगा, तो इन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट दैट इज मोर देन 1 ईयर, जिन खर्चों का बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है उन्हें आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं और इन्हें असेट के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस मीन दोज एक्सपेंसेस विच प्रोवाइड बेनिफिट इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, जिनका बेनिफिट आपको सेम अकाउंटिंग ईयर में मिल जाता है, जो अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। इनसे कोई अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती, तो इन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। डिफरेंस भी दे रखा है, डिफरेंस, डिस्टिंक्शन और डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड फॉर द एक्विजिशन और इरेक्शन ऑफ फिक्स एसेट, कोई फिक्स एसेट खरीदने पे या बनाने पे जो खर्चा हो रहा है, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को रन करने में, बिजनेस को चलाने में जो डे टू डे का खर्चा हो रहा है उसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, अगर आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो इससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। वेयरएज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, और रेवेन्यू खर्चा इसलिए करते हैं ताकि बिजनेस की एक्टिविटी मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल कीपिंग द असेट इन एन एफिशिएंट वर्किंग ऑर्डर, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है आपके पास, अब उसके अपने वाइट वॉश कराई तो बिल्डिंग की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ी, कमरे तो उतने ही रहेंगे, रूम तो उतने ही है, हाँ बिल्डिंग की मेंटेन रहेगी ताकि जल्दी डैमेज नहीं होगी। पर अगर आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, फर्स्ट फ्लोर है, उसका सेकंड फ्लोर बनाया, तो अब कैपेसिटी बढ़ गई बिल्डिंग की, राइट, तो वो जो खर्चा किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर यील्ड मतलब देगा बेनिफिट नॉर्मली ओवर अ लॉन्ग पीरियड, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको लंबे समय के लिए बेनिफिट देगा, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यील्ड बेनिफिट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस का बेनिफिट 1 साल में ही मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिटन इन द बैलेंस शीट, इन्हें बैलेंस शीट में लिखते हैं। बैलेंस शीट अभी आप पढ़ेंगे, एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, यानी कितनी तो आपके पास असेट है और कितनी आपके पास लायबिलिटी है, वो बैलेंस शीट में आती है। वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिटन इन ट्रेडिंग एंड पी एन अकाउंट, और जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो पी एन अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। पी एन अकाउंट एक स्टेटमेंट, ट्रेडिंग और पी एन एक ही बात है हायर क्लासेस में, अभी 11th में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे, पर आफ्टर 11th जब आप जाएंगे, आफ्टर 12th जब जाएंगे तो ट्रेडिंग और पी एन एक ही बात है। ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें आप खर्चे लिखते हैं साल की और साल की इनकम लिखते हैं, तो जो ताकि प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट किया जा सके। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो तो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि ताकि वो इनकम में से डिडक्ट होते हैं और नेट रिजल्ट पता चलता है कि प्रॉफिट है लॉस। तो पीएनएल अकाउंट तो आपकी फाइनेंशियल रिजल्ट को शो करता है, फाइनेंशियल रिजल्ट मतलब प्रॉफिट या लॉस, और जो बैलेंस शीट है वो फाइनेंशियल पोजिशन दिखाती है कि आपके पास में कितनी एसेट और कितनी लायबिलिटीज़ हैं। क्लियर यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वही है जो ये पढ़ाया था फिक्टिशियस सेट में एग्जाम्पल। डेफर्ड का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना किसी चीज़ को, डेफर्ड कर देना, राइट। सेम एग्जाम्पल वही, जैसे मान लीजिए कंपनी ने एडवर्टीजमेंट बनाया, अभी बताया था कोई कंपनी, जैसे लक्स एक सोप है, आता है हिंदुस्तान एचयूएल का, इसका एक ऐड बनाया गया, ऐड बनाने पर खर्चा हुआ 50 करोड़, और इस खर्चे का बेनिफिट मिलेगा 5 साल तक, यानी ऐड टीवी में 5 साल तक दिखाया जाएगा, और 5 साल तक कंपनी ने अनुमान लगाया कि इस एक्सपेंस को हमें 5 साल का बेनिफिट मिलेगा, तो इसमें 5 का डिवाइड लग जाएगा, हर साल 10 करोड़ का खर्चा माना जाएगा।
अब ये जो 40 करोड़ का खर्चा बच गया, इसे आप फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हैं और इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। यानी ऐसा कोई भी खर्चा जो आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट दे रहा है और आप उसे धीरे धीरे करके खर्च अपनी इनकम में से डिडक्ट करते हैं, क्योंकि सेम ईयर में तो 10 करोड़ का ही डिडक्ट करेंगे। जैसे अभी 25-26 चल रहा है, ठीक है, 10 करोड़ का खर्चा हुआ, अब प्रॉफिट हुआ कंपनी को, सेल हुई कंपनी की 200 करोड़, तो 10 करोड़ ही डिडक्ट होंगे, पूरे 50 करोड़ डिडक्ट नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट ईयर मान लेते हैं सेल 26-27 आएगा, सेल हुई नेक्स्ट ईयर 300 करोड़, तो ये एडवर्टीजमेंट जो 10 करोड़ है वो डिडक्ट होगा। तो हर साल 5 साल तक हर साल की सेल में से खर्चा डिडक्ट होता जाएगा, इनकम में से डिडक्ट होता जाएगा, एक साथ डिडक्ट नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट देता है, तो उसे अपन फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हैं और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, क्योंकि है तो ये रेवेन्यू खर्चा ना, एडवर्टाइजमेंट तो करना ही पड़ेगा जब प्रोडक्ट बेचना है, तो है तो ये डे टू डे का खर्चा, पर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट दे रहा है, तो फिर आप इसे धीरे धीरे करके ट्रांसफ़र करेंगे, हर साल के प्रॉफिट में से धीरे धीरे करके डिडक्ट करेंगे। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है, क्योंकि आपने उसे डेफर्ड कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, हर साल घटाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। फिक्टिशियस एसेट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ही बात है। फिक्टिशियस से हमने पढ़ा था कि ऐसा कोई भी एसेट जो आपको 1 साल से ज़्यादा, ऐसा कोई भी खर्चा जो 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट दे रहा है, पर रियल में वो एसेट नहीं है, रियल में है तो वो खर्चा ही, तो वो फिक्टिशियस एसेट होती है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी का खर्चा है, जैसे एडवर्टीजमेंट डे टू डे के एक्टिविटी का ही खर्चा है, प्रोडक्ट बेचने के लिए करना ही पड़ेगा एडवर्टीजमेंट, पर वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है और आप उसे धीरे धीरे करके घटाएंगे, राइट ऑफ करेंगे मतलब घटाएंगे प्रॉफिट में से, तो उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। देखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं विच आर रेवेन्यू नेचर, होते तो डे टू डे के हैं, रेवेन्यू नेचर मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है, बट द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी डिराइव मतलब रिसीव होगा ओवर अ नंबर ऑफ ईयर, पर उनका बेनिफिट कुछ सालों में रिसीव होगा। सच एक्सपेंडिचर टर्म इन्हें माना जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द बेनिफिट ऑफ सच एन एक्सपेंडिचर जनरली लास्ट बिटवीन 3 to 7 ईयर, 3 से 7 साल के अंदर बेनिफिट मिलता है। As such, the whole of such expenditure not debited to P&L account, इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस में से नहीं घटाते हैं फॉर करंट ईयर, मतलब एक साथ नहीं घटाते हैं, बट स्प्रेड ओवर, इसमें मतलब बांट देते हैं ओवर द ईयर फॉर विच द बेनिफिट इज लाइकली टू लास्ट, जब तक इनका बेनिफिट नहीं मिलता है। Thus, only a part of such expenditure taken to profit and loss account every year, हर साल थोड़ा पार्ट ही प्रॉफिट एंड लॉस में से घटाया जाएगा। एंड अनरिटन ऑफ पोर्शन इज अलाउड टू स्टैंड ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और कुछ हिस्सा जो बच जाएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड में। वैसे रियल में ही असेट नहीं है, रियल में तो ये एक्सपेंसेस ही है, पर इनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिल रहा है, इसे असेट साइड में लिखेंगे। For example, a firm spent a huge amount of rupees 2 lakh on advertisement to introduce a new product in the market. आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका एडवर्टीजमेंट किया और 2 लाख का खर्चा हो गया। एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, आपने अनुमान लगाया, इट्स बेनिफिट विल लास्ट फॉर 4 ईयर, कि इस खर्चे का बेनिफिट 4 साल में मिलेगा। तो ये 4 साल का खर्चा हुआ, 4 का डिवाइड लग जाएगा, 50,000 एवरी ईयर डिडक्ट होंगे। इन दिस केस 50,000 विल बी चार्ज मतलब डिडक्ट करना, राइट ऑफ करना या चार्ज करना। यानी चार्ज करने का मतलब होता है जब किसी एक्सपेंस को आप इनकम में से डिडक्ट करते हैं, तो उसे लॉ की लैंग्वेज में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में चार्ज करना बोलते हैं। उस खर्चे को घटा रहे हैं आप प्रॉफिट में से, यानी आप चार्ज कर रहे हैं। ₹50,000 विल बी चार्ज टू द P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में से घटेगा ईच ईयर फॉर कॉन्सिक्यूटिव 4 ईयर तक। 50,000 विल बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट ऑफ ईच ईयर, हर साल 50,000 प्रॉफिट में से घटता जाएगा। एंड बैलेंस शीट विल बी ट्रीटेड एसेट, और बाकी जो 150 बच गया उसे एसेट माना जाएगा, शोन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब इस फिक्टिशियस एसेट माना जाएगा। पढ़ा था आपने, फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं ऐसे खर्चों को जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, इसलिए एसेट साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट की। एज सच द अमाउंट शोन ऑन द एसेट साइड विल बी 150 इन द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में फिर 50 घटेंगे, तो सेकेंड ईयर में खर्चा बचेगा 1 लाख एंड 50,000 बचेंगे थर्ड ईयर में, लाइक दैट। Clear? So deferred revenue expenditure means those expenditure which provide long-term benefit more than 1 year. Long-term benefit का मतलब होता है more than 1 year. And such expenses आप P&L में ट्रांसफर नहीं करते एक साथ, उन्हें धीरे धीरे करके राइट ऑफ किया जाता है। Clear? नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब भी पढ़ाया था कि जो डे टू डे एक्टिविटी का जो खर्चा होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड का जो खर्चा होता है, उसे आप एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होता है। एक्सपेंडिचर तो एक ब्रॉड टर्म हुआ जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएगा, पर अगर कोई एक्सपेंसेस की बात कर रहा है तो एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहा है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है।
तो एक्सपेंसेस द कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, कोई खर्चा किसी प्रोडक्ट को बनाने में या बेचने में जो होता है जो खर्चा, उसे बोलते हैं एक्सपेंसेस। अकॉर्डिंग टू फिन एंड मिलर, एक्सपेंसेस द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब सेल को करने के लिए जो भी खर्चे आप कर रहे हैं उसे आप एक्सपेंसेस बोलते हैं। रेवेन्यू मतलब सेल, इनकम को कमाने के लिए। फॉलोइंग आर द इंक्लूडिंग टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, ये खर्चे एक्सपेंसेस माने जाएंगे। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान आपने खरीदा, खरीदने पे जो खर्चा हुआ उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अमाउंट पेड इन फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, जो आप कमीशन रेंट दे रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटी का जो खर्चा है वो भी आपका एक्सपेंस हुआ, ठीक है। And decline the value of an asset caused by use of such asset for business purpose, depreciation also an expense, ठीक है। इसे समझ डेक्लाइन, जैसे मान लीजिए कोई आपने फर्नीचर खरीदा बिजनेस पर्पस के लिए 10 करोड़ का, ठीक है। तो ये हमेशा 10 करोड़ का ही रहेगा? नहीं, जब जब आप इसे यूज़ करते जाएंगे फर्नीचर में वियर टियर होगा। वियर एंड टियर मतलब टूट फूट, वियर एंड टियर, टूट फूट होगी, राइट। टूट फूट होगी तो फर्नीचर की वैल्यू डाउन होती जाएगी। तो आपने अनुमान लगाया कि हर साल 10% इस फर्नीचर की वैल्यू गिरती जाएगी। अगर हम बेचने जाएंगे तो हमें कम पैसे मिलेंगे, तो आप 10% निकालेंगे 10 करोड़ का तो 1 करोड़ आएगा, तो नेक्स्ट ईयर वैल्यू बचेगी 9 करोड़। तो ये जो 1 करोड़ आपने डिडक्ट किया है इसे बोलते हैं डेक्लाइन इन फिक्स्ड एसेट, और अकाउंट में एक टर्म होता है डेप्रिसिएशन। इसे डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ करते हैं कि आपने उस एसेट को डेप्रिशिएट किया। तो डेप्रिशिएशन वर्ड केवल फिक्स्ड एसेट पे यूज़ होता है। इसका एक चैप्टर भी आएगा अलग से कि कैसे कैलकुलेट होता है डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन एक अकाउंटिंग टर्म है जिसका मतलब होता है कि जब कोई फिक्स्ड एसेट आप यूज़ करते हैं, वियर एंड टियर करते हैं, टाइम स्पेंड होता है, आप यूज़ नहीं कर रहे हैं पर टाइम तो बीत रहा है, और जब टाइम बीतता है तो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, तो भी उस एसेट की वैल्यू में कमी आती है, तो उससे डेप्रिशिएशन बोलते हैं। जैसे पहले टाइपराइटर चलते थे, हाथ से टाइप करते थे, अब कंप्यूटर आ गया, राइट। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने से भी एसेट की वैल्यू में कमी आ सकती है, या डे टू डे अगर आप यूज़ करते हैं तो वियर एंड टियर टूट फूट हो सकती है, तो उससे जो एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है, जो कमी आती है, तो उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मीन्स लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट और डेक्लाइन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टियर, या तो यूज़ करने से जो नुकसान हो रहा है, और ड्यू टू टाइम स्पेंड, समय बीतने से जो एसेट की वैल्यू में कमी आती है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और ये भी एक तरह से एक्सपेंसेस होता है। तो एक्सपेंसेस का मतलब हो गया जो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड जो आप खर्चा कर रहे हैं बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, वो एक्सपेंसेस होता है। और एक्सपेंडिचर एक ब्रॉड टर्म है, एक बड़ा शब्द है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएंगे, जबकि एक्सपेंसेस केवल रेवेन्यू की बात करता है, ठीक है। तो अगर कोई डिफरेंस पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर एक ब्रॉड टर्म है जिसमें एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हैं। इसमें एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आते हैं जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आते हैं जो डे टू डे एक्टिविटी के होते हैं, और एक्सपेंसेस एक सिंगल अकाउंटिंग पीरियड की बात करता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात करता है जो बिजनेस को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।